जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लास्ट में हमने ऑब्जर्व किए हैं मीनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी ऑब्जर्व किया, समझ लिया है कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या आने वाला है। अब एनुअल वैल्यू से रिलेटेड कैलकुलेशन अब आज के समय हम देखने वाले, आज के पार्ट में देखने वाले हैं। हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। बच्चों, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के ऊपर से हम नेट एनुअल वैल्यू डिसाइड करेंगे और टैक्सेबिलिटी डिसाइड करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो हमारे पास जनरली जो वैल्यूज दी जाती है टर्मिनोलॉजीज में याद रखेंगे, एक होता है म्यूनिसिपल वैल्यू, जो कि जिस म्यूनिसिपल एरिया में, जिस म्यूनिसिपल ज्यूरिडिक्शन में हम होते हैं उस हिसाब से एक फिक्स रेंट डिसाइड करती है वो म्यूनिसिपल रीजन में, और वो वैल्यू को कहा जाता है म्यूनिसिपल वैल्यू, शॉर्ट में उसे हम एमवी कहेंगे। और जब भी सम दिया जाए उसे हम स्मॉल ए मेंशन करने वाले हैं। हमारे एग्जांपल में सम स्टार्ट होगा उसके पहले ही हम लिख देंगे ए इज एमवी इज इक्वल टू जो भी अमाउंट दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन के अंदर म्यूनिसिपल वैल्यू डिसाइड करके उन्होंने बताया हुआ है 28,000। देन फेयर रेंट, फेयर रेंट यानी जो भी रेंट जनरली जो बिल्डिंग हमारा है उस सेम बिल्डिंग के बारे में हमने वैसे बताया था आगे, सेम बिल्डिंग वैसा ही हमारे एरिया में है, उसका रेंट कौन सा चल रहा है तो उसे हम कहते हैं फेयर रेंट, एज वी नो दैट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का नोटेशन एग्जांपल में हम ए बी करके हम आंसर जब लिखते हैं तब ये मेंशन जरूर करेंगे। फेयर रेंट, रेंट को हम कहने वाले हैं बी, नोटेशन में शॉर्ट में लिखना है तो हम उसे कहेंगे एफ आर। तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट, दैट इज डिसाइडेड बाय स्टैंडर्ड रेंट एक्ट। ठीक है, तो वो रेंट एक्ट के हिसाब से जो भी डिसाइड किया जाए उससे वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होती, यह हमें खास याद रखना है बच्चों। तो ये तीन जो वैल्यूज है वही मेन फैक्टर रहने वाली है हमारी पहली यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, तो हायर वैल्यू अमॉन्ग ए एंड बी, बट हायर वैल्यू इज इग्नोर्ड इफ सी इज लोअर। हमें इन दोनों में जो हायर वैल्यू है वो इंक्लूड करनी है, बट वो सी यानी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड रेंट हमारा कम है तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा नेचुरली बन जाएगा स्टैंडर्ड रेंट विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट ना दिया जाए तो नेचुरली इन दोनों में जो हायर है उसे ही हम कंसिडर कर देंगे एज अवर एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरे तरह से अगर बच्चों उसे ए बी सी ना लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर उसे आप लिखो, साइड में नोट करो। देन स्टैंडर्ड रेंट जो है उसे लिखो, स्टार एंड डबल स्टार, टेक्निकली हायर वैल्यू जो थी इन दोनों में वो लिखनी है, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो लिखना है। इन दोनों में जो वैल्यू लोअर है, ठीक है, खास यहाँ पे ध्यान रखना है, लोअर वैल्यू अमोंग स्टैंडर्ड एंड हायर वैल्यू अमोंग म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। तो ये थोड़ा सा लिखने में कष्ट होता है बट यू कैन यूज दिस ऑल्सो। और वो जो अमाउंट आती है उसे हम कहते हैं वैल्यू फ्रॉम स्टेप नंबर 1। अब बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं, आंसर अगर मैं लिख रहा हूं तो आंसर में मैं सबसे पहले ए बी सी तो मेंशन करूंगा, बाकी अगर चीजें आपको मेंशन नहीं करनी है तो इट इज ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, बुक से थोड़ा अलग है, बट मुझे ये पहले सिंपल ओनली ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने वाला सम आपको बताना है। फिर नेट एनुअल वैल्यू के बारे में भी हम छोटा सा एक सम देख के उसके साथ ही देखने वाले हैं। तो इन दोनों में जैसे कि हम देख सकते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू एमवी यानी कि 8.28,000, फेयर रेंट इज 29,000। इन दोनों में जो भी हायर हो वो हायर वैल्यू हमें नेचुरली पता चल रही है, हायर वैल्यू हमारे पास है 29,000। एंड अभी अभी जैसे हमने कहा हायर वैल्यू अमॉन्ग ए एंड बी यानी 29,000 दिमाग में रखना है, इज इग्नोर्ड इफ सी इज लोअर, यानी सी की वैल्यू आप देख सकते हो 27,000, तो 29,000 को इग्नोर करना है, यानी हमारी जो स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू है वही बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू इन दिस केस। लिख के अगर दिखाना है तो आप यहाँ पे कह सकते हो जो मैंने समझाया वो, इन दोनों में हायर वैल्यू लिख लेनी है, 29,000 यहाँ पे लिखो, स्टैंडर्ड रेंट 27,000 यहाँ पे लिखो, और 29 और 27 लोअर वैल्यू अमॉन्ग 29 एंड 27 यानी 27,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे एज द वैल्यू ऑफ फ्रॉम स्टेप 1, या जिसे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली बार है इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बाकी बाद में हाउसेज एक से ज्यादा होंगे उस वक्त ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, यानी
म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में हायर है 29,000, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड रेंट उसके साथ हम नीचे लिख देते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो सिंगल हाउस हो तो। अब इन दोनों वैल्यू में जो भी वैल्यू लोअर है, खास ध्यान रखना है, इन दोनों में लोअर वैल्यू जो है वो कंसिडर करेंगे। एज हम मेंशन कर चुके हैं कि सी जो है उससे कम होनी चाहिए वैल्यू। क्यों? सी इज द स्टैंडर्ड रेंट। ये ऐसा स्टेप बनाया क्यों गया है? बिकॉज स्टैंडर्ड रेंट एक्ट के तहत स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया जाता है, उससे ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा रेंट कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू फ्रॉम स्टेप 1 हो जाएगी बच्चों, स्टेप 1 की वैल्यू हो जाएगी 27,000। यानी हम कह सकते हैं हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, टर्मिनोलॉजी वाइज एक्सपेक्टेड रेंट है वो हो जाएगा 27,000। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लिखते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ठीक है। पर मंथ कभी कभी आपको एक्चुअल रेंट दिया जाता है, एनुअल रेंट दिया जाता है, वो जनरली आपको दिया जाता है। अब होता क्या है एक्चुअल रेंट? जैसे कि तीन चीजें यहाँ पे, म्यूनिसिपल वैल्यू 28,000 है, ठीक है, पर ईयर। फेयर रेंटल वैल्यू है 29,000 पर ईयर, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट जब मेंशन नहीं किया तो समझना है ईयरली होगा। स्टैंडर्ड रेंट 27,000 है, बट जब भी हम किसी टेनेंट के साथ डिस्कस करते हैं रेंट, तो जरूरी नहीं है ये रेंट के हिसाब से ही वो काम करे, ठीक है। नेचुरली 27,000 से ज्यादा रेंट हम नहीं ले सकते, मगर अगर उसने 25,000 बोल दिया, फाइनल डील हमने 25,000 में कर ली कि चलो भाई 25,000 ईयरली रेंट होगा, तो वो जो है वो अमाउंट को कहा जाता है एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड या रिसीवेबल। उस ईयर में हमें मिल चुकी है या मिलने वाली है। जनरली ये अमाउंट हमें दी जाती है, या तो पर मंथ देंगे या तो ईयरली देंगे। जैसे कि इस सम के अंदर हम देख सकते हैं मंथली रेंट रिसीव्ड इज 2,000, एक महीने के लिए 2,000 होगा, तो नेचुरली हमें 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है, तो ये जो अमाउंट हमें मिलने वाली है बच्चों वो हो जाएगी 24,000। तो 12 महीने का रेंट हमें मिलने वाला है यहाँ पे 2,000 के हिसाब से 24,000। अब बात करते हैं तो अनपेड रेंट। अब जैसे कि यहाँ पे तो बच्चों हमें पूरा हर महीने के हिसाब से 12 महीनों का रेंट 24,000 मिल चुका है, मगर कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि जो टेनेंट है उसने कुछ महीने का रेंट पे ही नहीं किया। जैसे कि लास्ट ईयर है, उसमें उसने 9 महीने का ही रेंट पे किया है। 9 महीने का रेंट 2,000 के हिसाब से अगर आपको एक्चुअल पेमेंट ऐसे दिया जाए 18,000, यहाँ पे पर मंथ 2,000 के लिए, और ब्रैकेट में मेंशन किया जाए रेंट इज रिसीव्ड ओनली फॉर 9 मंथ्स, तो टेक्निकली 9 मंथ्स का यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000 रेंट, फिर ऐड करेंगे अनपेड रेंट। अनपेड रेंट का मतलब क्या? तो 3 महीने का रेंट बाकी था, 3 महीने का रेंट होता है 3 2 6, 6,000, तो मैं यहाँ पे अनपेड रेंट ऐड करूंगा 6,000, तो नेचुरली 3 महीने का अनपेड रेंट मिला के बाद में क्या हो जाएगा 24,000। मगर ये अगर आपको वो देते हैं तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये अनपेड रेंट बच्चों ऐड करने का है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कोई अनपेड रेंट बाकी नहीं है, तो उसे हम डैश कर देंगे। देन लेस कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस पेड बाय द ओनर या एमेनिटीज गिवन बाय द ओनर। सपोज हमारा जो फ्लैट है वो हम उनको टेनेंट को दे रहे हैं और उसमें फैन वगैरह हमने इंस्टॉल करके दिए हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह ऑलमोस्ट सब चीजें, उसका 5,000 रुपए खर्चा हुआ है, यानी मुझे अल्टीमेटली 24,000 रुपए मिलने वाले, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ठीक है। 24,000 मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैं 5,000 रुपए के फैंस और ट्यूबलाइट्स वगैरह लगा के उनको दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या कुछ खर्चा है, अगर कहीं पे कुछ रिनोवेशन वर्क हो रहा है तो मैं वो रिनोवेट करके दे रहा हूँ, तो वो खर्चा जो है वो यहाँ पे माइनस होगा। तो एक्सपेंसेस या कोई भी एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय ऑनर है, लैंडलॉर्ड है, तो वो जो है वो लेस होती है, डिडक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो वो मैं डैश कर रहा हूँ। अनरियलाइज्ड रेंट। अब बच्चों ये एक पॉइंट है, जैसे कि हमने किसी टेनेंट को मकान दिया हुआ था, वो ऑलमोस्ट पहले के 2 साल से यहीं पे रहता था, हमें उसके ऊपर ट्रस्ट है, फिर प्रीवियस ईयर 23-24 में उसने बोला भाई थोड़ा तकलीफ चल रही है, प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, आई मीन रेंट दे दूंगा, बट 3 4 5 6 महीने 8 महीने तक वो रहा, उसने जो वादा किया था हमने विश्वास कर लिया, और सडनली वो मकान खाली करके चला गया। अब उस टाइम पे इनका जो 6-8 महीने का रेंट था पर मंथ 2,000 के हिसाब से 8 महीने का 16,000 रुपया, वो हमें मिला ही नहीं है, ठीक है, लास्ट ईयर का। ऑलरेडी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल 24,000 था,
बट हमने ट्रस्ट इश्यू रख के हमने बोला भाई चलो कोई नहीं, आप बाद में दे देना, मगर वो भाई चले गए। हमने बहुत एफर्ट किया, बहुत ट्राई किया, फिर भी वो रेंट हमें मिल पाया नहीं है ड्यूरिंग द होल प्रीवियस ईयर, यानी मार्च 31 तक वो हमें रेंट मिल पाया नहीं है। तो उस वक्त नेचुरली अगर मैं रिसीवेबल में 24,000 लिख रहा हूं, लास्ट ईयर का मुझे कोई रेंट नहीं मिला है, तो वो जो लेस करना है हमें, उस रेंट को हम कहने वाले अनरियलाइज्ड रेंट, ना मिल पाया हो वो रेंट, ठीक है, सामने वाला हमें दे के गया ही नहीं, कहीं और चला गया, हमने एफर्ट सभी कर लिए रेंट रिकवर करने के, बट हमें मिल ना पाए, तब उस रेंट को कहा जाता है अनरियलाइज्ड रेंट, उसे हम करेंगे लेस। तो यहाँ पे हमारे पास अनरियलाइज्ड रेंट बच्चों दिया हुआ है, ये तो हमने कैलकुलेट एक्चुअल में कर लिया है, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट इज 2000। तो उस केस में यानी ऐसे मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल 1 महीने का रेंट लास्ट में हमें मिला ही नहीं, हमने बहुत ट्राई किया, ठीक है। अनपेड रेंट का मतलब अलग है और अनरियलाइज्ड का, अनपेड यानी पे नहीं किया है, दैट इज चांसेस उसके हैं मिल जाएगा रेंट हमें, 3 महीने का बाकी रह गया, बट ये तो अनरियलाइज में तो कोई चांसेस ही नहीं है कि वो रेंट हमें फ्यूचर में भी मिल पाएगा। और हम बात करते हैं हमेशा प्रीवियस ईयर की, तो अल्टीमेटली अगर कहते हैं तो हमें एक्चुअली कितने रेंट की अमाउंट मिल पाई होगी प्रीवियस ईयर में, तो वैल्यू फ्रॉम स्टेप 2, तो वो होता है 22,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट हमें मिली हुई है बच्चों 22,000, एक्चुअल रेंट हमें रिसीव हुआ है। अब जो मेथड है हमारी, उसमें खास ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट हायर वैल्यू अमॉन्ग स्टेप 1 एंड स्टेप 2। हमारे पास जो यहाँ पे स्टेप 1 है उसकी वैल्यू 27,000, स्टेप 2 उसकी वैल्यू 22,000, उन दोनों में जो हायर वैल्यू हो बच्चों वो हमें यहाँ पे पहले कोट करनी है, यानी हायर वैल्यू इज 27,000। तीसरा स्टेप होता है हमारा जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। स्टेप नंबर 4 में करना क्या है, वैल्यू फ्रॉम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की वैल्यू यानी जो अभी अभी हमने नोट किया, हायर वैल्यू जो थी 27,000, ठीक है। तो ये 4 स्टेप के हिसाब से काम करना है। पहले स्टेप में एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा, दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल रेंट वो या तो ईयरली दे सकते हैं या तो मंथली, वो उस हिसाब से देख लेना है। अनपेड रेंट यानी जो बाकी रह गया रेंट, नॉट रिसीव्ड रेंट, अनपेड एक्सपेंसेस या एमिनिटीज अगर प्रोवाइड करते हैं तो वैसे याद रखना है अनपेड रेंट ऐड करना है, बाकी दो चीजें सबट्रैक्ट या लेस करनी है। अब फाइनल स्टेप में आते हैं, लेस करना है। अगर आपके पास स्टेप 4 में वैल्यू मिल चुकी है, उसमें से अगर आपको रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना जो भी टेनेंट है वो हमारा मकान जो है वो 10 महीने के बाद खाली करके चला गया, उसने 10 महीने का हमें पूरा रेंट दिया हुआ है बच्चों, मगर मकान 2 महीने तक हम किसी और को रेंट पे दे ही नहीं पाए, कोई हमें दूसरा टेनेंट मिला ही नहीं, तो इन सच केस वो 2 महीने वैकेंसी पीरियड माना जाता है। यानी मैं यहाँ पे 12 महीने का पूरा रेंट यहाँ पे कह रहा हूँ 24,000, बट 10 महीने का रेंट मुझे 20,000 ही मिला होगा, बाकी जो बचे महीने 2 वो महीने खाली रहा होगा हमारा पार्ट, हमारा जो भी अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, लैंड है, व्हाटएवर जो भी चीज हो, हाउस प्रॉपर्टी में हमने आगे बताया हुआ है कि हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो उन 2 महीनों के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया वैकेंसी पीरियड इज 2 मंथ्स, ठीक है, तो उस वक्त रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू का मतलब यहाँ पे या तो ईयरली भी दे सकते हैं, आपको ईयरली दे तो 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000 दे, तो फिर आपको उल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 12 महीने के लिए 24,000 है तो 2 महीने के लिए कितना, तो उस टाइम पे हम उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमारे पास मंथली तरह डेटा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यू ये अब हटा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो 2 महीने का 2,000 रुपए के हिसाब से, वैकेंसी पीरियड के हिसाब से 4,000 रुपए जो है बच्चों वो हम लेस करेंगे। खास ध्यान रखना है, खाली एक चीज यहाँ पे बच्चों ऐड होती है हमारे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के पार्ट में, और वो है अनपेड रेंट, बाकी सब हम लेस करते हैं, जिसका मैंने लॉजिक के साथ आपको प्रूफ समझाया हुआ है। और फाइनली अगर हम कहते हैं यहाँ पे तो 27,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है बच्चों वो होगी हमारी 23,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के ऊपर हमें टैक्स पे करना होता नहीं है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है नेट एनुअल वैल्यू, जिसे एनएवी कहा जाता है। तो इसी समय मैं नीचे 2-3 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं, और टेबल भी हमारा जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का है वो भी हम देख लेते हैं।
तो बच्चों अब प्रॉपर अगर हम कहें पूरा फॉर्मेट, तो हमारे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स या टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम जो है हमारी हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए इतना टेबल रहने वाला है हमारा, जिसके अंदर सबसे मेन पार्ट रहने वाला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। अब जब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हमें याद रखना है लेस करेंगे हम म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स जो भी दिया जाए विच इज बॉर्न एंड पेड बाय द ऑनर, ठीक है, तो वो टैक्स जो है हमें माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम कहने वाले हैं नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू तक का पार्ट इस सब में मैं आपको करवाने वाला हूं। फिर उसके बाद नेट एनुअल के ऊपर से फाइनल टैक्सेबल इनकम कब होगी, तो उसमें पहला एक पॉइंट याद रखना है, स्पेसिफिक डिडक्शन 3 दिए गए, दूसरा तीसरा पॉइंट अभी फॉर्मेट के लिए समझा रहा हूं, सम में हम बाद में उसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये बेसिक फॉर्मेट पूरा समझाना था। जीएवी का फॉर्मेट तो आपको पता चल गया होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से नेट में खाली याद रखना है आपको म्यूनिसिपल टैक्स या जो भी लोकल टैक्स दिया गया हो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए उसी सम के अंदर मैं ये एक डिटेल और ऐड कर रहा हूँ, टोटल लोकल टैक्स पेड या म्यूनिसिपल टैक्स कह सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, तो हमारे पास वही सम कंटिन्यू है, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी हमारे पास जो है उसे यहीं पे लिख देंगे हम 23,000 एंड देन म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है बच्चों। बाद में हमें ये पूरा टेबल एक ही टेबल में फॉर्मेट करके बनाएंगे, अभी मुझे हिस्सों में समझाना पड़ रहा है, सम्स के हिसाब से हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब टैक्स पे किया हुआ है 3,000 रुपीज, तो ऑलरेडी हम ये टैक्स पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, तो वो माइनस करके हमें मिलती है नेट एनुअल वैल्यू विच इज एग्जैक्टली 20,000 हियर। अब बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ लोन और ये इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलाइज लोन, वो मैं आपको नेक्स्ट सम में एग्जांपल में थियरी के साथ समझाऊंगा मिक्स करके, तो क्या समझ में आएगा। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है, खाली ये एक्स्ट्रा मैंने लोकल टैक्स वाला पार्ट ऐड किया लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है, बताया जाता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% यानी इसका 30% निकालोगे तो एग्जैक्टली होगा 6,000। यहाँ पे कोई लोन का पार्ट हमने नहीं दिया, कैपिटलाइज्ड लोन भी नहीं दिया, ये दोनों चीजें क्या है वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अगर हम इस सम के लिहाज से थियरी का कॉन्सेप्ट समझे, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है रिपेयर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटलाइज्ड लोन जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है पीरियड जो है हमारे प्रीवियस ईयर के 5 साल तक होना चाहिए, उस टाइम पीरियड में हो तो उसका 1/5 करके अमाउंट मिलती है, ये हम बाद में देखेंगे बच्चों। फिलहाल ये दो पॉइंट्स को इग्नोर करें, तो 20,000 माइनस 6,000 बच्चों, तो हमारी टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंग टू दैट डिटेल वो होगी 14,000 रुपीज। तो बच्चों इस सेशन में हमने मेन जो पार्ट समझना है, ये समझना है पहला पार्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर से ये फाइनल टेबल जो है टैक्सेबिलिटी के लिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, उसमें पहले जीएवी फाइंड करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस हमें करना है सबसे पहला म्यूनिसिपल टैक्स, अगर पे किया है कोई, जनरली पे करते ही है, डेटा दिया जाए तो वो माइनस करेंगे। फिर उसका फिक्स है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला जाता है बच्चों, वो माइनस करते हैं। फिर लोन का डेटा कुछ दिया जाए कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए या फिर रिपेयरिंग के लिए, तो वो जो है वो हम माइनस करेंगे बाद में। यानी यहाँ पे जो है ये तीनों के तीनों स्पेसिफिक डिडक्शन है, ये भी हमें माइनस करने हैं हमारी नेट एनुअल वैल्यू में से। तो ये बन जाती है हमारी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो बच्चों छोटा सा सम ये लिया है हमने, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की और टर्मिनोलॉजीज है उसे समझेंगे, और कुछ एग्जांपल्स को देखने का समय अब आ चुका है। थियरी का पार्ट ऑलमोस्ट मेजर कंप्लीट हुआ है, फिर भी कुछ नोट्स है वो हम ऑब्जर्व करेंगे जिसका यूज हमें अलग अलग एग्जाम्पल में करना पड़ेगा। तो बच्चों आज के सेशन में ये बेसिक पार्ट है, अच्छे से देख लो 2 बार 3 बार। पहला टेबल जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था वो जो है उसे लिख लो, स्क्रीनशॉट उसका खींच के आप वो लिख के रेडी करो फॉर्मेट, तो उसके ऊपर से आपको इस कैलकुलेशन में ज्यादा कष्ट होने वाला नहीं है। मेजर जीएवी में कैलकुलेशन मेन रहती है, वो अच्छे से कर लोगे तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, टर्न बाय टर्न हम अलग अलग एग्जांपल्स करके इसे कंक्लूड करेंगे। तो यहां तक रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.